बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 3 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। इस श्रृंखला को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर इसका समग्र विश्लेषण भी दिया जाता है। तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, निसंदेह ही आपको इस सीरीज से फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमएम नरवणे। तो यहाँ पे हम बात करें एमएम नरवणे अर्थात मनोज मुकुंद नरवणे की, तो ये भारतीय सेना के 28वें प्रमुख थे। ये सारी जानकारी आपको विस्तार से पिछले वीडियो में दिया गया था। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं, बहुत बार आप लोग कमेंट करते हैं सर कहाँ से ये सब पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें, तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर हमारे तमाम मटेरियल उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर के कम कीमतों पर सारे कंटेंट को एकदम से बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लगे हैं तो निसंदेह हमारे नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। इसकी जानकारी हालांकि हमने आपको बहुत पहले दिया था, नोट्स के माध्यम से भी आपको ये प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी और इस गलती को सुधार करने के लिए हमने पुनः शामिल किया है। तो बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में जितनी सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, एक्चुअली में प्रश्न था ये कि हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। ये प्रश्न जो आपको मिला था बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करें, जो जनवरी टू जून वाला जो आपको पीडीएफ मिला था, तो उसमें जो आपको ध्यान रखना 91 नंबर क्वेश्चन है। जनवरी टू जून वाला पीडीएफ जो मिला था 2022 वाला, उसमें 91 नंबर क्वेश्चन में ये प्रश्न था, यानी कि 91 नंबर प्रश्न ये था जहां पर हमने आपको इसका आंसर बताया था तीन जिला से होकर गुजरती है। लेकिन ये एक्चुअली में गलत था, 3 नहीं बल्कि 4 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे बिहार के गुजरेगी। अब यहाँ पर इनसे संबंधित सारी जानकारी को हमने विस्तार से सम्मिलित किया है। आप एक एक पॉइंट को देखिए और चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट है कि इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन मान के चलिए कि 700 किलोमीटर है, 686 किलोमीटर एग्जैक्ट। ये डाटा आपको याद रखना है और कई जगहों पर यहाँ से इस डाटा को लेकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट की बात करें तो ये 686 किलोमीटर लंबा है। और इसमें अगर हम लागत की बात करें तो तकरीबन यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि 25,000 करोड़ रुपए इसकी तकरीबन अनुमानित लागत है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 24,275 करोड़ रुपए है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह एक्सप्रेसवे के निर्माण में भारत के 15 जिलों की भूमि शामिल होगी, यानी कि पूरे भारत से जिलों की बात करें तो पूरे भारत के 15 जिलों की भूमि इसमें शामिल होगी। वहीं पर राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें पूरे भारत के 4 राज्य शामिल होंगे। वो सम्मिलित जानकारी आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 2 जिले शामिल होंगे जिनमें कि बनारस और चंदौली। वहीं पे दूसरी बात करें बिहार की, तो बिहार की 4 जिले जिनमें कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। हमने जो आपको प्रश्न बताया था वहाँ पे गया हमसे मिस्टेक हुआ था, यानी कि छूट गया था, जिस वजह से आप लोग पुनः ऐड कीजिएगा, इस प्रश्न में सुधार कीजिएगा। गया जिला से भी होकर गुजरेगी। तो इस तरह से देखें तो 4 जिला बिहार का इसमें शामिल होने वाला है। हमारा अगला यहाँ पर है झारखंड के 4 जिले हैं जिनमें कि चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। तो यहाँ पर ये तीसरा है। और वहीं पे चौथे की बात करें तो चौथा जो राज्य होगा ये होगा पश्चिम बंगाल। इसके 5 जिले हैं जिनमें कि पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा। यहाँ पर आपको इन चारों राज्यों के कुल मिला के 15 जिलों का नाम याद रखना है। खासकर के बिहार के एग्जाम की आप तैयारी में लगे हैं तो बिहार वाला ये चारों जिला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया है। ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कीजिए। अब यहाँ पे चारों जिलों की बात करें तो संबंधित जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। जैसे कैमूर की बात करें तो कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। रोहतास पर हमने 2011 की जनगणना से संबंधित फैक्ट आपको बताए थे, और इसी तरह से औरंगाबाद और गया से भी संबंधित कई सारे ऐसे फैक्ट है जो कि हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स की इस सीरीज के अंतर्गत आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला लिया है।
बताएं कि इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल हैं। ये घोषणा भी हाल ही में हुई है और प्रश्न पूछा गया है कि बताना है कि बिहार की कितनी योजनाएं इसमें शामिल होगी जिसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 51। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में 1,30,000 किलोमीटर लंबी एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला लिया है और इसके लिए गुजरात के गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि इस योजना से बिहार में पूर्ण व चल रही 51 योजनाओं की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के जरिए की जाएगी। अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड की 19, उत्तर प्रदेश की 39 योजनाओं की मॉनिटरिंग हो सकेगी। और फिर इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है कि अभी देश भर में यानी कि देश भर में अभी वर्तमान में एनएच सड़क निर्माण की 1079 योजनाएं चल रही है। ये ऑफिशियल डाटा है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग इस चीज़ से मत डरिए कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है। आप 24 घंटे में आधा घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए। जो लोग कमेंट करते हैं कमेंट करने दीजिए। आप 24 घंटा में ये निर्धारित कीजिए कि आधा घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है। बीपीएससी एग्जाम में आपका 150 प्रश्नों में से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स से होता है। एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से कवर होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होता है किसी सेक्शन से तो वो करंट अफेयर्स से ही होता है। तो यहाँ से आप अपनी स्कोरिंग को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीडियो आपका लंबा होता है। आप ऐसे सोचिए वीडियो कैसे नहीं लंबा होगा। इतना सारा फैक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न में अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो एक्सप्लेनेशन से एवरेज हम बात करें 7 या 8 ही प्रश्नों की तो 12 यहाँ पे आपका प्रश्न होता है प्रत्येक वीडियो में। 12 इंटू अगर हम 8 करें यानी कि 12 इंटू 8 करें तो 96 होता है। तकरीबन हम 90 ही मानते हैं। 90 प्रश्न यहाँ पर आप डेली सीखते हैं और सारा का सारा एकदम से न्यू होता है। तो समझिएगा आपकी तैयारी किस आधार पर होगी। एकदम से रिवाइज यहाँ से आपका होता है। सम्मिलित तौर पर सभी चीज़ें एक जगह से आप प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए। मैं तो आपको बार बार यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आप इसको बेहतर बना के एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। खास करके मैं बीपीएससी की बात करूँ तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। ये नहीं कि कमेंट करना है सर वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको लगे कि वीडियो लंबा हो रहा है तो दूसरे सोर्स को आप तलाश सकते हैं या फिर हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो का स्पीड जो होता है यूट्यूब पर सेटिंग में जाइए, वहाँ पर आप इसका स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, आप सभी विकल्प को ट्राई कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा समय देंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा देने वाला है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में जिस योजना की शुरुआत हुई है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपके मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा ये चौर विकास आखिर है क्या। तो यहाँ पर जानिए चौर आखिर क्या होता है। कई सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार वासियों के मछली की 7.33 लाख टन जो कि सरकारी आंकड़े हैं, तो इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का नाम क्या है तो नाम ध्यान रखिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बिहार वासियों की मछलियों की मांग की बात करें तो ये सालाना जो मांग है ये 7.33 लाख टन है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र, चौर यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने का लक्ष्य लिया गया है। आई होप कि आप यहाँ पर चौर शब्द का अर्थ समझ चुके हैं। यही एक बिहार सरकार की पहल है ताकि मछली उत्पादन को एक नया आयाम मिले, बेहतर तरीके से सारी कार्य प्रणाली संचालित हो और बिहार वासियों की जो मछली की मांग है वो बेहतर से बेहतर हो, मतलब पूरा हो सके। दूसरे राज्यों पे जो निर्भरता है वो समाप्त हो सके, जिसको लेकर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत हुई है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में मछली उत्पादन की बात करें तो जो स्रोत हमने यहाँ पर शामिल किया, ये सरकारी रिपोर्ट जो है वर्ष 2022-23 की, तो वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर हमने इस सरकारी आंकड़े को शामिल किया है। तो इसके आधार पर यहाँ पर सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि मछली का आयात 0.40 लाख टन मछली का आयात होता है बिहार में, और वहीं पे हम आगे बात करें मछली के निर्यात की तो 0.33 लाख टन निर्यात होता है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर वार्षिक मांग है 7.33 लाख टन। वहीं पे उत्पादन की बात करें तो वर्तमान में 6.83 लाख उत्पादन क्षमता है बिहार की, लेकिन जो मांग है यहाँ पर ये डाटा हमने शामिल किया था 7.33 लाख टन। इसी को यानी कि यही लक्ष्य को पूरा करने
करने के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा हमने मछली उत्पादन से संबंधित एक प्रश्न आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था। आई होप कि आपको सारी चीजें याद होगी। इस तरह के प्रश्न आपके राज्य स्तरीय परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलेंगे अगले हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न की हाल ही में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है। और ऐसा पहली बार हुआ जब कृषि जनगणना के आंकड़ों के संग्रहण में स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये डिजिटल जनगणना के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो कि 11वीं कृषि जनगणना होगा। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है कि 1970-71 से कृषि जनगणना का आयोजन प्रारंभ हुआ था और ये प्रत्येक, देखिए यहाँ पर 5 वर्ष आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये प्रत्येक 5 वर्ष पर ये आयोजित होता है। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हमने कई बार आपको जानकारी भी दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। नोट कर लीजिएगा और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कृषि की यहाँ पर बात हो रही थी, तो ऐसे में हमने बिहार को जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है केंद्र सरकार की ओर से, इस आंकड़ों को या फिर इस डेटा को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था वर्ष 2011-12। यहाँ पर 2011-12 लिखा गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष की यहाँ पर बात हो रहा है। तो बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2011-12 में चावल के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए मिला था। और वहीं पे 2012-13 वित्तीय वर्ष की बात करें तो गेहूं, 2015-16 और साथ 2016-17 में मक्का, और फिर 2017-18 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन के लिए कुल मिला के 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। ये केंद्र सरकार की ओर से जिस भी राज्य को दिया जाता है, ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में या फिर किस अनाज का उत्पादन बेहतर तरीके से सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो आई होप कि आप यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखेंगे। हो सकता है किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम में, खास करके बिहार की बात करें तो कोई भी एग्जाम में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलेंगे अगले हम यहाँ पर चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न के हाल ही में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किसे सौंपा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी हाल ही में ये नौसेना को सौंपा गया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। एक डेटा यहाँ पर है, इस वजह से इस प्रश्न को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में देश का पहला स्वदेशी निर्मित वाहक पोत विक्रांत नौसेना को सौंपा गया है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि में इसे नौसेना को हवाले किया है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि विक्रांत 262 मीटर लंबा वाहक है, जो कि लगभग 45,000 टन की पूरी क्षमता के साथ काफी लंबा और अधिक उन्नत किस्म का यह, आपको ध्यान रखना, विमान वाहक पोत है। और इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि इसकी अधिकतम क्षमता 28 समुद्री मील है, जो कि यह कुल 88 मेगावाट शक्ति के साथ 4 गैस टरबाइन द्वारा संचालित होता है। तो इनसे संबंधित ये सारे चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि भारत के पहले विमान वाहक जहाज का नाम भी विक्रांत था, जिसने कि 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी है, कि 36 वर्षों की सेवा के बाद विक्रांत 31 जनवरी 1997 को, यानी कि 1997 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो नोट कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको पुनः बता दूं कि जो लोग करंट अफेयर्स की इस सीरीज को देखकर नोट नहीं तैयार कर सकते हैं, तो आपके बीपीएससी या फिर जो अभी हाल ही में बिहार एसएससी एग्जाम आयोजित होने वाली है, ऐसे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आप यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको सम्मिलित तौर पर एक ही जगह सारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में मनीषा रेपेटा किस देश की पहली हिंदू महिला पुलिस उपाधीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान। इस तरह के प्रश्नों पर जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनकी पैनी नजर होती है, आप लोग प्रश्न पत्र में कई बार देखे होंगे। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पाकिस्तान की, जो मूल रूप से पाकिस्तान की ही नागरिक है, तो पाकिस्तान की मनीषा रेपेटा अपने देश पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस उपाधीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गई है। और इसके साथ आपको ये ध्यान रखना कि उनकी नियुक्ति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई है। और यहाँ पर आगे हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल किया है, जो कि पहले भी हमने आपको इसकी जानकारी कई बार दिया है, कि सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में शामिल है।
हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि जनवरी 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली सुरक्षा नीति यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की थी। और इस पॉलिसी के उद्देश्य की बात करें तो इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत तथा अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पहली बार पाकिस्तान में जनवरी 2022 में पेश किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें थे इमरान खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश से 2 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका। आप यहाँ पर रोमियो हेलीकॉप्टर को इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक लड़ाकू विमान है। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना को अमेरिका से MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है, जो कि इस अभी जो मिला है ये 2 हेलीकॉप्टर मिला है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है। अभी जो वर्तमान में डिलीवरी हुई है ये 2 की डिलीवरी हुई है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि दरअसल इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच 15,000 करोड़ रुपये में एक समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 2025 तक कुल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक आंकड़े ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले वर्ष 2021 में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिले थे, जो अभी हाल ही में ये 2 मिला है। तो अभी कुल मिलाकर 24 की आपूर्ति होनी है, जो कि 2025 तक ये डेडलाइन है। अब यहाँ पर देखिए बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका में ही अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी और इस चैंपियनशिप में भारत के हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक दिलाया है। तो अभी हाल ही में जो कल वाला वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था वहां पर किसी लड़की ने कमेंट किया था कि सर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूके में आयोजित हो रहा है। आपको बता दूं कि यूके में अभी हाल ही में ये कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण आयोजित हो रहा है, जबकि वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो ये अमेरिका में आयोजित हुआ था। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए कमेंट के बातों पर, जो कमेंट में लिखा होता है उस चीज को देखकर गलत चीजों को आप लोग याद मत कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम यहाँ पर अगले 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अभी हाल ही में ये 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि दुनिया की इस सबसे बड़ी टीम शतरंज प्रतियोगिता 187 देशों के खिलाड़ियों के साथ चेन्नई के निकट मामल्लापुरम में आयोजित हो रहा है। चेन्नई के निकट एक स्थान है मामल्लापुरम, यहीं पर इसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, जो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रतियोगिता है शतरंज के क्षेत्र का। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इसका आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक होगा और 1927 से आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और एशिया की बात करें तो 30 साल बाद एशिया में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपको ध्यान रखना। 44वें शतरंज ओलंपियाड की जो मेजबानी है ये भारत की मेजबानी में हो रहा है और ऐसे में भारत इस प्रतियोगिता की जो मेजबानी कर रही है 1927 से जो आयोजित हो रहा है यह प्रतियोगिता पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। वह भी एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो 30 साल बाद एशिया में इसकी मेजबानी मतलब एशिया की मेजबानी में ये हो रहा है। भारत जो देश है अपना ये एशिया में ही आता है और एशिया जो महादेश है ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। हमारा अगला यहाँ पे पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वचथू को राज्य के गीत घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। ये भी जानकारी रखिए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो संबंधित है ये तमिलनाडु से संबंधित है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री आप यहाँ पर MK स्टालिन साहब को इस इमेज में देख सकते हैं, बीच में जो है यही है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। और फिर यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में सकु राजिमा ज्वालामुखी खबरों में था, बताएं कि यह किस देश में स्थित एक ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान में ये स्थित है सकु राजिमा ज्वालामुखी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जापान में स्थित सकु राजिमा ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट के कारण यह खबरों में था। लगातार 3 दिन तक इसमें विस्फोट हुआ था, जिसको लेकर के हाई अलर्ट भी उस क्षेत्र में जारी किया गया था। इस ज्वालामुखी की बात करें तो यह ज्वालामुखी कागोशिमा प्रांत के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ये थोड़ा सा टफ है। क्यूशु द्वीप पर ये स्थित है ज्वालामुखी, जो कि कागोशिमा प्रांत के अंतर्गत ये आता है क्यूशु द्वीप पर। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट ये है कि हालांकि माउंट एसो ज्वालामुखी जापान की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जापान की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो माउंट एसो ज्वालामुखी जापान की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यह समुद्र तल से 5222 फुट की ऊंचाई पर स्थित है।
तो ये सारी बातें याद रखने लायक है। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भी बातें आप लोगों को पता होगा, न्यूज में आपने देखा होगा। लेकिन शिंजो अभी हाल ही में चर्चे में है, तो ऐसे में 67 बीपीएससी एग्जाम में आपको शिंजो आबे से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। शिंजो आबे की बात करें तो शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण सम्मान की बात करें तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले की बात करें तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। इस सीरीज को भी आप यहाँ से याद रखना है आपको। अब यहाँ पे जापान की बात है तो जापान के बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये भी डेट आपको ध्यान रखना है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला हुआ था। वहीं पे बात करें इसके 3 दिन बाद, महज 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यह हमला हुआ था। तो लगातार 2 बार परमाणु हमला वहां पर हुआ था, जिसका प्रकोप अभी भी जापान में देखने को मिलता है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान रखेंगे। हम चलेंगे अगले यहाँ पर 90 प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी ध्यान रखें, जापान के बारे में एक पॉइंट हमने ये भी बताया था कि जापान अभी हाल ही में पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया था। ये सारी बातें ऑलरेडी हमारा बताया हुआ है। चलेंगे अगले हम 90 प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2022 से खेल मेला आयोजित करने का घोषणा किया है। यह घोषणा अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पंजाब सरकार के खेल विभाग द्वारा खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को पंजाब खेल मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित है ये पंजाब से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इस खेल मेला के उद्देश्य की बात करें तो इसका आयोजन का उद्देश्य प्रतिभा की पहचान करना, खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और साथ ही साथ स्वास्थ्य जागरूकता आदि बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा, जिसको ध्यान रखते हुए हाल ही में पंजाब सरकार की एक योजना है पंजाब की खेल विभाग की। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पर हमने ऐड किया कि हाल ही में पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला के रूप में घोषित किया था। तो ध्यान रखेंगे 23वां जिला मलेरकोटला जो संबंधित है ये बना है पंजाब का ये एक 23वां जिला, नोट कीजिएगा मलेरकोटला। अगला होगा यहाँ पर हमारा पॉइंट कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है, जो हाल ही में खबरों में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। चलेंगे अगले हम 10वें प्रश्न पे। आई होप कि आप इस सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको लगे कि ये सीरीज आपके लिए उपयोगी है तो श्रृंखला के सारे वीडियो देखिए, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एक साथ सारा वीडियो मिल जाएगा। सभी को देख के अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सबसे धनी महिला कौन बन गई है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर देखें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोशनी नादर मल्होत्रा। आपको जानकारी दे दूं कि लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट के 30वें संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 34 नहीं बल्कि 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। अब यहाँ पर आपसे ये रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट जारी हुआ था लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट के अनुसार, यानी कि इस संस्था के द्वारा, जो कि इसका तीसरा ये संस्करण था, जिसमें कि जो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये इस सूची में पहले स्थान पर रही थी और ये लगातार दूसरे वर्ष से इस सूची में ये टॉप पर बरकरार है। तो नाम ध्यान रखना आपको, आप यहाँ पर इनको रोशनी नादर मल्होत्रा को इस इमेज में देख सकते हैं। अगला 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में ये समझौता हुआ तेलंगाना के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने तेलंगाना सरकार के साथ महिला बैंक की स्थापना हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना, तेलंगाना सरकार के साथ ये समझौता अभी हाल ही में हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किए जाने के संबंध में घोषणा हुई थी, जिसमें ये बजट पेश हुआ था उसी समय ये सारी घोषणाएं हो गई थी। लेकिन अभी हाल ही में इसको संचालित करने की दिशा में तेलंगाना सरकार के साथ ये समझौता हुआ, जो कि ये पूरी तरह से यह संस्था महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में हमने पॉइंट लिखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वर्तमान में राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। और राजस्थान के यहाँ पर हम राजधानी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा राजधानी है पिंक सिटी जयपुर।
और एक जानकारी यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि जो लोग बिहार एसएससी वाले कोर्स में एप्लीकेशन पर रजिस्टर हैं, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है या फिर जिन लोगों को स्कॉलरशिप के माध्यम से इसमें शामिल किया गया था, वैसे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका जो अगला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होगा, 5वां प्रैक्टिस सेट, ये आपको 7 जुलाई को मिलेगा। नोट कीजिएगा, 7 जुलाई को सुबह 7 बजे। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो एप्लीकेशन पर विजिट करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बेहतर क्वालिटी का टेस्ट सीरीज मिलने वाला, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, बिहार जीके की संबंधित तैयारी होगी। यहाँ पर बिहार जीके वाला नोट्स अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, जल्द ही आपको एप्लीकेशन में आपके कोर्स में दिखेगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। अब यहाँ पर चलेंगे अगले हम 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिस्र। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखना है कि मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो नोट करना आपको, मिस्र और भारत के साथ ये समझौता हुआ है और इसके तहत एक इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 बिलियन का निवेश करेगी, जो प्रतिवर्ष 20,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगी। यहाँ पर देखिए 2 अलग से लिखा चला गया है, जो प्रतिवर्ष 20,000 टन हरित हाइड्रोजन का निर्माण करेगी। यहाँ पर अगला पॉइंट यह है कि हाल ही में मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के 4थे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे सिटी से बंद बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी में अगर ऐप पर 50 प्रैक्टिस सेट की इस श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल ये आपके लिए 99 रुपये में उपलब्ध है। आप लोग ज्वाइन करके बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ से तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में आपके कोर्स में आपको मिल जाएगा। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में किन्हें नामित किया गया था? संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों पे आयोजित होता है, ये कौन सा संस्करण है, बहुत सारी चीजें आपको बताया गया था। आप समझिए कि जितनी सारी चीजें हमने बताया है वो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर सभी चीजों को टाइप करना है। देखते कितने ऐसे लोग होते हैं जो मेरे मन के अकॉर्डिंग यहाँ पर विस्तृत तौर पर लिखते हैं। जितने लोग लिखेंगे मैं सभी का कमेंट अगले वीडियो में शामिल करूंगा। देखते हैं कितने लोग इसको मतलब बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस करके लिख पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक जानकारी यहाँ पर ये भी रख लीजिए कि जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स वाला ये PDF आप देख रहे हैं, ये पहले इसका फी था 100 रुपया, लेकिन इसमें अभी हाल ही में एक ऑफर आया है। तो ऑफर के आधार पर इसके न्यू फी की बात करें तो ये केवल और केवल 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। तो जो लोग इसे परचेज करना चाहते हैं, लिंक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसे PDF की बात करें तो इसमें 1069 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे बात करें हम तो प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न को सम्मिलित विश्लेषण के साथ यहाँ पे डाला गया है, जो कि आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा। समग्र विश्लेषण यानी कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी यहाँ से मजबूत हो जाएगा। तो पूरे 2021 का इसमें सम्मिलेशन किया गया है, तो आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।